हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज हम लेक्चर 2 के आगे एक्सटेंड करने वाले हैं, दैट इज़ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। तो आज हम उस लेक्चर के आगे ये पढ़ने वाले हैं कि पोर्चुगीज़ के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस थी इंडिया में। पोर्चुगीज़ का स्टेट क्या था कि अभी इतना होल्ड हो चुका था पोर्चुगीज़ के अंदर, तो पोर्चुगीज़ की अभी कंडीशन क्या थी, किस सिचुएशन में थे अभी पोर्चुगीज़ और क्या क्या बेसिस वो बना चुके थे। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ पोर्चुगीज़ ट्राई टू टुक हेल्प फ्रॉम मुगल्स और डिफरेंट लोकल रूलर्स टू कंसोलिडेट देमसेल्फ। और फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं कि रिलीजियस पॉलिसी क्या थी पोर्चुगीज़ की हमारी इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले और साथ में एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया क्या था, कि किस तरीके से पोर्चुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन करते इंडिया में। तो देखिए, ये टॉपिक पिछले वाले से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हम देखने वाले कि पोर्चुगीज़ की एज सच पॉलिसी क्या थी इंडिया की तरफ। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने डिफरेंट गवर्नर्स की पॉलिसी देखी थी कि डिफरेंट गवर्नर्स ने क्या स्टेप्स लिए थे पोर्चुगीज़ को कंसोलिडेट करने में इंडिया में, लेकिन आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलो डिस्कस करते हैं। ये सारा जितना भी मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ, ये सारा स्पेक्ट्रम से है जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की है यूपीएससी के लिए, सारा उसी से कंटेंट है। मैं जस्ट ये इसलिए आप लोगों को साथ डिस्कस कर रही हूँ या फिर नॉलेज शेयर कर रही हूँ अपनी, ताकि आप लोग भी देख सकें कि किस तरीके से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया जाता है और किसी भी टॉपिक को किस तरीके से लिंक किया जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। जस्ट कोशिश है मेरी कि किसी को भी इसको थोड़ा सा हेल्प मिले, यूपीएससी प्रिपरेशन में एक डायरेक्शन मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन क्या थी पोर्चुगीज़ की इंडिया में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि उस समय का इंडिया क्या था। देखिए, उस समय की इंडिया में एज सच किसी के पास नेवी नहीं थी कि एक बहुत जैसे अपने यहाँ अभी इस तरह डिमार्केटेड एक ब्रांच है अपनी आर्म फोर्सेस की कि अपने यहाँ पे एक नेवी फोर्स है। उस समय की ऐसा कुछ एज अ डिमार्केटेड नेवी नहीं थी। सिर्फ गुजरात के रूलर को छोड़ के, गुजरात जो किंगडम है उसको छोड़ के किसी के पास नेवल स्ट्रेंथ नहीं थी। प्लस जो अदर किंगडम्स थे हमारे, वो बहुत ही छोटे छोटे किंगडम्स थे, स्मॉलर किंगडम्स थे जो कि लोकल राजास के बाद रूल किए जाते थे। प्लस और जो बड़े किंगडम भी थे तो उनका डिसीजन हो रहा था, मतलब वो छोटे छोटे भागों में टूट रहे थे तो इसके कारण पोर्चुगीज़ को एक होल्ड मिला क्योंकि एज सच कोई इंडिया कंसोलिडेट नहीं था, तो वो छोटे छोटे रूलर से बेनिफिट लेके अपना कंसोलिडेशन कर रहे थे इंडिया में। तो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया था कि अभी तक पोर्चुगीज़ का होल्ड कहाँ तक था, कैलिकट, कोचिन, कैनानौर एंड गोवा, ये और एंड हुगली, इन सभी एरिया में पोर्चुगीज़ ऑलरेडी अपना होल्ड बना चुके थे। तो अब देखते हैं उनको फेवरेबल कंडीशन क्या मिली। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि एक्सेप्ट गुजरात विच वॉज रूल्ड बाय पावरफुल रूलर महमूद वगैरह, द नॉर्थन पार्ट वॉज डिवाइडेड अमंग मैनी स्मॉल पावर्स। जैसे कि एग्जांपल दिया ये कि बहमानी किंगडम जो डेक्कन का था वो स्मॉलर पार्ट्स में डिमार्केट हो रहा था, स्मॉलर पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो रहा था। ठीक है, सेकेंड रीज़न क्या था कि जो किसी भी पावर के पास, नन ऑफ द पावर इन इंडिया हैड अ नेवी एज सच एज दे थॉट ऑफ डेवलपिंग इट, नॉट दे थॉट ऑफ डेवलपिंग इट। किसी के पास एज सच नेवी ब्रांच नहीं थी, ना ही किसी ने सोचा कि एज ए नेवल बेस बनाए। इसीलिए पोर्चुगीज़ को होल्ड मिला, उन्होंने अपनी नेवल स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल कर ली कि नॉर डिड चाइनीज़ नॉर अरब्स हैड अ नेवल स्ट्रेंथ एज सच एज पोर्चुगीज़। ना ही ना ही चाइनीज़ के पास और ना ही अरब्स के पास इतनी पावरफुल नेवी थी, इतनी पावरफुल ब्रांच थी जैसे कि पोर्चुगीज़ के पास थी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट और अपना जो बंगाल का पार्ट है वहाँ पे होल्ड बनाना चाहा, क्योंकि उनके पास नेवल स्ट्रेंथ बहुत ही बेटर थी अदर एक्सटर्नल पावर्स के मुकाबले। तो ये पोर्चुगीज़ को एक होल्ड मिला। और उनके नेवल में भी क्या पावरफुल था कि उनके पास हाई ऑर्गेनाइजेशनल और यूनिटी स्किल्स थी। उनकी नेवल में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल था कि वे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थे, अच्छे ब्रिगेडियर, अच्छे बटालियन में डिमार्केटेड थे कि ये नेवल की फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने डिमार्केशन किया रखता और यूनिटी उनमें बहुत थी। तो इसी के लिए पोर्चुगीज़ ने इतनी जल्दी कंसोलिडेट कर लिया इंडिया में। ठीक है, और प्लस एक प्लस पॉइंट पोर्चुगीज़ के पास और था कि दे हैड कैनन प्लेस्ड ऑन देयर शिप। उन्होंने तोपें
है ना। तो उन्होंने तोपें अपनी शिप्स पे रखी थी, जो कि उस समय का बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड थिंग मानी जाती है कि उनके पास तोपें थी, वो भी शिफ्ट में, कोई कैसे उनसे लड़ पाएगा। तो इनके बारे में एक बहुत ही एक स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी से हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आता है कि क्या था कि जब हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था किसके बारे में, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में, कि वो फर्स्ट गवर्नर था जो इंडिया में आया और राजा ने उसको कहा कि जाके हमारे पोर्चुगीज़ की पावर कंसोलिडेट कीजिए। तो उस समय जब ये लोग आए तो अरब्स और जो ईस्ट इजिप्शियन के जो एम्परर थे वो बहुत ही इनको लेके फ्यूरियस थे कि क्यों ये इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रेड बहुत ही अच्छे से इंडिया के साथ चल रहा था। तो ये बहुत फ्यूरियस थे कि पोर्चुगीज़ एक यूरोपियन क्यों पावर इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ रही है। तो क्या किया उन्होंने, इजिप्शियंस ने और ये अपनी गुजरात के जो गवर्नर थे उन्होंने, अरब ने, इन सभी ने मिलके इस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की जो नेवल स्ट्रेंथ थी, जो नेवी थी उस समय की, उसको बिल्कुल क्रश कर दिया, डिफीट कर दिया पोर्चुगीज़ को। इतनी बुरी तरह डिफीट कर दिया कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का जो बेटा था वो मर गया उसमें। इन तीनों ने मिलके इसको डिफीट किया, लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इसका पूरा रिवेंज लिया। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इसका रिवेंज लेके गुजरात के को भी हराया और इजिप्शियन को भी हराया और अरब्स को भी हराया। तो देख रहे हो इनका रिवेंज कितना पावरफुल है और कितना ये लोग ताकतवर हो गए हैं कि मतलब 3 पावर्स को हरा दिया है इन्होंने। तो ये थी इनकी नेवल स्ट्रेंथ, किन 3 को हरा दिया। अगर ये उठकर खड़े होने में बड़ा टाइम लगता है, बट इन्होंने कितनी जल्दी उनको क्रश कर दिया। तो इनके बारे में ये है कि मतलब इनके पास बहुत ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी स्ट्रेंथ था, इनकी नेवी बहुत पावरफुल थी, ये इनको पड़ा। प्लस हमारे इंडिया में कोई भी इतना अच्छा नेवी नहीं था, ये पॉइंट है। और दूसरा, बाहर के कोई भी एम्परर और किसी भी राज्य के पास इतनी पावरफुल नेवी नहीं थी तो ताकि इनको हरा सके, उनको यहाँ पे आने से रोक सके। तो ये सारी चीज़ें थी पोर्चुगीज़ की फेवरेबल कंडीशन फॉर पोर्चुगीज़ इन इंडिया। तो अब आगे पढ़ते हैं कि पोर्चुगीज़ की अभी स्टेट ऑफ कंडीशन क्या है इंडिया में। ठीक है, क्या है अभी पोर्चुगीज़ की स्टेट ऑफ कंडीशन, क्या क्या उन्होंने हासिल कर लिया इंडिया में, चलो देखते हैं। तो पोर्चुगीज़ का पहले एक ग्लिम्स ले लेते हैं। जो पोर्चुगीज़ ने अभी क्या किया, जितने भी मेजर पोर्ट्स थे हमारे इंडिया में, 50 ईयर्स, विदिन 50 ईयर्स ऑफ वास्को डी गामा अराइवल, उन्होंने उन पर कंसोलिडेट कर लिया। ठीक है, जितने भी हमारे वेस्ट कोस्ट पे, मुंबई से लेके दीव दमन से, गुजरात से लेके जितने भी मेजर पोर्ट्स थे उन पे कब्जा कर लिया, जिसकी 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पे कब्जा कर लिया। एक नैरो ट्रैक्ट, मतलब नैरो ट्रैक्ट का मतलब होता है कि यहाँ से एक छोटा सा एरिया इस तरह से नैरो ट्रैक्ट मान लो। जैसे नैरो ट्रैक्ट में हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस और टाउन्स उन्होंने अपने अंडर कर लिए, जिसके एज अ लैंड लॉर्ड्स भी बन गए थे वो। तो हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस अपने अंडर कंट्रोल कर लिए, जिसमें मेजर 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। मुंबई, दीव, दमन उनकी कंट्रोल आ गया। जैसे कि हमारा दमन को लोकेट अगर हम करें तो कुछ यहाँ पे दमन है, यहाँ पे थोड़ा मुंबई है, यहाँ पे हमारा दीव है। तो ये जो मेजर जो बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पे हैं इन पे कंट्रोल कर लिया। और साउथ में देखिए, साउथ में क्या है, चेन्स ऑफ पोर्चुगीज पोर्ट्स एट मैंगलोर, कोचिन, कैलिकट और कैनारकोर पे कब्जा कर लिया, जो कि हमने कल भी देखा था कि कैलिकट, कोचिन और कैनानोर कुछ ऐसे ही वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, उन पर भी कब्जा कर लिया। अब हम यहाँ तक मिलिट्री सेटलमेंट पोस्ट ईस्ट कोस्ट पे कर लिया, जिसमें सैन थोमे जो कि चेन्नई में है और नागापट्टनम आंध्रा में, इन पे कब्जा कर लिया। यहाँ पे हुगली है जो कि हमारे बंगाल में आता है, तो उस पर कब्जा कर लिया। और जिन पे कब्जा नहीं कर पाए, ठीक है, जिन पे ये कब्ज़ा नहीं कर पाए, ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो नहीं कर पाए, अपना कंसोलिडेट नहीं कर पाए, वहाँ के लोकल रूरल से ऐसे बना के रखी कि इनको जो चाहिए वो मिल जाए। जैसे कि मालाबार कोस्ट में बहुत, मालाबार हमारा जो कोस्ट है, जो कि ये वाले एरिया को हम मालाबार कहते हैं, फ्रॉम मुंबई और गोवा से लेके यहाँ तक का ये पूरा एरिया, ये हमारा मालाबार कोस्ट है। इस पर क्या किया कि जो लोकल रूलर्स थे वो, उनके पास बहुत ही बड़े बड़े स्पाइस ग्रोइंग लैंड्स है। जैसे यहाँ पे अपन को कार्डमम, जो क्लोव्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, हमारे यहाँ पे कार्डमम हिल्स भी हैं। तो वहाँ पे उन लोकल रूलर्स इस तरीके से बना रखा कि इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती ट्रेड करने में। तो ये देख रहे हैं इनकी क्या पॉलिसी रही। और प्लस ये हमारे इंडिया के जो
जो कोऑर्डिनेशन में भी मदद करने लगी। जैसे कि अगर मराठास को कोई दिक्कत हो रही है मुग़ल से, तो मुग़ल्स और मराठास के बीच में ये कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं। अगर गुजरात के रूलर को या फिर डेक्कन के रूलर को दिक्कत हो रही है तो ये कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं। मतलब कि तुम कौन, कोई नहीं, और क्या कर रहे हो, सब कुछ। इस तरीके की सिचुएशन पोर्चुगीज़ ने क्रिएट कर दी थी। मतलब कि इंटरफेयर करने लगे थे हमारी इंटरनल अफेयर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि इनकी नेवल स्ट्रेंथ इतनी थी कि सब इनसे मदद लेने आ जाते थे कि हमारी मदद कर दो। सोल्जर्स इनके उस समय में बहुत ही, क्योंकि उस समय की आर्मी हमारी तो इतनी डेवलप नहीं थी, मुगल्स की भी इतनी डेवलप नहीं थी, बट इनके आर्मी यार पूरा बारूद से भरे हुए थे। तो इनके अपन तो भाला और तलवारों से काम कर रहे थे, बट ये इनके पास तोपें थी जो कि शिप्स पर रखी हुई थी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो ये था। प्लस ये क्या कर रहे थे कि देखिए, ये हमारी इंडिया में सबसे पहले आए। 1498 में सबसे पहला पोर्चुगीज़ आया, वास्को डी गामा, ठीक है, और सबसे लास्ट में गए ये। आज़ादी के बाद से लेकर ये हमारी इंडिया में ही बने रहे। 1961 में हमारी इंडिया से गए हैं, जब हमने हमारे उस समय के देन प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू ने ऑपरेशन विजय चलाया और हमारी आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया। तब हमारे गोवा को इन्होंने लिबरेट किया, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने और आर्मी ने। तब तक ये हमारी इंडिया में थे, जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ये था कि पोर्चुगीज़ का इतना ज़्यादा कंट्रोल हो चुका था कि इनको निकालना बहुत ही मुश्किल था, इतना पावरफुल थे। तो चलिए देखते हैं कि ऑपरेशन विजय क्या था। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी हम देखते हैं। तो ऑपरेशन विजय, लिबरेशन ऑफ आवर इंडियन स्टेट गोवा। तो क्या हुआ, 1947 में अंग्रेज अपने भारत से चले गए, अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट घोषित करके चले गए, ठीक है। लेकिन ये पोर्चुगीज़ गोवा से नहीं गए। ये कब जाते हैं, ये जाते हैं 1961 में। क्यों नहीं जा रहे थे भाई? इनका कहना ये था कि जब हमने गोवा पे कंट्रोल किया तो एज सच इंडिया तो कोई था नहीं, तो अब इंडिया का इंडिपेंडेंट हुआ है, इंडिया अब बना है जाके, हम तो बहुत पहले से ही हैं, तो हम क्यों गोवा से जाएं? इनका कहना ये था। दूसरा, इन्होंने क्या टैक्टिक अपनाई कि जो वहाँ पे जो लोकल जो कैथोलिक रह रहे थे, उन्होंने बोला हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम इंडिया से नहीं जा सकते, कि वी आर प्रोटेक्टिंग द कैथोलिक इंटरेस्ट, तो हम इंडिया से नहीं जा सकते, हम इन पे ही कंट्रोल करेंगे। लेकिन उस समय उनके कैथोलिक कितने रह रहे थे, मात्र 2.3%, ठीक है। और हमारे जो हिंदू थे वो कितने थे, 61%। तो हमारे हिंदू कितने थे, 61%। तो ये देखो, ये कैथोलिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, हमारे हिंदू का इंटरेस्ट। तो ये था, लेकिन नहीं जा रहे थे भाई, नहीं जाएंगे हम। यूएसए सपोर्ट कर रहा था और बाकी जो देश थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे इनके इंटरेस्ट को। कोई मतलब बोल ही नहीं रहा था कि ये जाएं। इंडिया भी बड़े, जवाहरलाल नेहरू भी बड़े संकट में कि किस तरीके से इनको बाहर निकाले। 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला, सालाज़ार जो देन प्राइम मिनिस्टर थे इनके पोर्चुगीज़ के, कि आप आइए, बातचीत कीजिए, नेगोशिएशन कीजिए गोवा को लेके। लेकिन उन्होंने गोवा ही नहीं, इनके पास बहुत सारी टेरिटरीज थी उस समय की देन इंडिया की, जो हमने पहले ही बता चुके हैं हम, कि ये दीव, दमन, दादर एंड नगर हवेली, यहाँ पे इनका दीव, ये यहाँ पे अजय देवा आइलैंड्स, तो ये इनके पास टेरिटरीज थी। तो ये जो हमारी दमन है और जो दादर एंड नगर हवेली है, इसको तो पहले ही हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे लोकल प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली भी तो लोकल प्रोटेस्ट के कारण हमारी इंडिया में आ गई। दमन में क्या हुआ, इंडिया ने इनको जो दादर और नगर हवेली से, दमन से कम्युनिकेशन करना बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, इनको अलाउ ही नहीं किया इनके जो सप्लाईज़ को, ट्रेड को, गुड्स को मूव करने के लिए। तो इनको मजबूरन ये दमन और दादर एंड नगर हवेली देनी पड़ी। लेकिन ये लोग गोवा से नहीं जा रहे थे, गोवा से बिल्कुल जाने को तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ, हमारी इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया ऑपरेशन विजय, और विथिन 36 आवर्स ये हमारे अंडर था।
एज सच बहुत ही लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें। आई थिंक इनके भी बहुत लोग मारे गए थे, अप्रॉक्स 29-30 इनके पोर्चुगीज़ के मारे गए, हमारे भी सोल्जर्स घायल हुए मरे। लेकिन 36 आवर के अंदर इन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर भी थोड़ा सा इन्होंने रेसिस्टेंस शो किया। सरेंडर होने के बाद भी इनके जो जनरल थे वो साइन नहीं कर रहे थे, फिर बाद में इन्होंने साइन किया। और क्योंकि लोकल का जो वहाँ पे रेजिडेंट्स थे उनका सपोर्ट था इंडिया को, तो इन्होंने पोर्चुगीज़ ने गोवा को हमको वापस दे दिया। लेकिन हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा इसमें प्रदर्शन क्या किया। जब हमारी आर्मी की बटालियन यहाँ पे उतरी तो इनका बहुत सालों से होल्ड था। मतलब मान लो कि 451 साल से मतलब ये गोवा में थे, 451 साल से गोवा में। हमने देखा था ना 1510 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा कैप्चर कर लिया और अभी 1961 चल रही है। देख रहे हैं आप कितना टाइम तक ये गोवा में अपना होल्ड बनाए हुए थे। तो अपनी आर्मी ने जाके अटैक किया, वो किया, लेकिन ये तो हथियार मारने को नहीं, ये लोग रिटेलिएट करे जा रहे थे। बट इनका एक प्रॉब्लम था, इनके पास एयरफोर्स नहीं थी और हमारे पास जो ब्रिटिशर्स की एयरफोर्स थी वो तो थी। और हमारी खुद की एयरफोर्स, हमें आज़ादी के काफ़ी साल हो चुके थे तो हमारे पास तो एयरफोर्स खुद की थी। हमने एयर स्ट्राइक करी, तब जाके इन्होंने हथियार डाले और गोवा को हमें दिया। आज भी इनकी अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को या फिर इनके रिकॉर्ड को देखोगे तो आज भी ये कहते हैं एनेक्सेशन ऑफ गोवा बाय इंडिया। क्या बोलते हैं? एनेक्सेशन ऑफ गोवा बाय इंडिया। बट हम क्या बोलते हैं? लिबरेशन ऑफ गोवा। तो ये भी आज ये सोचते हैं इनकी टेरिटरी थी, हमने हथियार लिया, बट वो हमारी थी, हमने वापस ले ली है। तो ये था। उस समय भी मिक्स्ड रिप्लाईज़ आए बाहर के लोगों से। यूएसए ने नहीं सपोर्ट किया, हालांकि यूएसएसआर जो आज का रशिया है उसने सपोर्ट किया, ठीक है। अफ्रीकन थोड़ी कंट्रीज एंजोला वगैरह ने उन्होंने सपोर्ट किया। ये सब जवाहरलाल नेहरू की उस समय की पॉलिटिक्स के कारण ही था। तो 19 दिसंबर 1962 को ऑफिशियली इंडिया का गोवा पे कंट्रोल हो गया और तब से मिलिट्री रूल लगा दिया। उसके बाद 8 जून 1962 पे वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट आई और गोवा हमारा एक स्टेट बन गया। तो ये थी गोवा की कहानी, ये थी ऑपरेशन विजय। और इस तरीके से पोर्चुगीज़ ने अपनी गोवा को हमें वापस किया। तो अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन करते कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे पोर्चुगीज़। तो सबसे पहले इनका हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होता था वो कौन होता था? वाइसरॉय, जिसको असिस्ट करते थे वहाँ के सेक्रेटरी, उनके सेक्रेटरी, जिसके वाइसरॉय के सेक्रेटरीज जो को अपॉइंट किए जाते थे। फिर उसके बाद में सेक्रेटरी के बाद में ये पोस्ट हटा दी गई और काउंसिल्स के द्वारा वाइसरॉय रूल करने लगा। फैक्ट्रीज़ जो होती थी, जो फोर्ट्रेसेस होते थे, डिफरेंट फोर्ट्स होते थे जिसमें फोर्ट बना लेते थे ट्रेडिंग पोर्ट्स को, उनको गवर्न करते थे कैप्टन्स। उनको कैप्टन्स कहा जाता। अफ्रीका से लेके चाइना तक फोर्ट्रेसेस जो भी थे उनमें सब में कैप्टन्स थे। मतलब अफ्रीका, अपना एशिया, इंडिया, पूरा इनका जो अपना साउथ ईस्ट एशिया, इन सभी में इनके कैप्टन्स थे जिनको असिस्ट करते थे फैक्टर्स। उनके नीचे जो पोस्ट थी उनको फैक्टर्स बोलते थे और ये कैप्टन्स फोर्ट्रेसेस के मेन हेड होते थे। तो क्या हुआ इसके भी बारे में एक ये है कि जब कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन होने लगे तो जो लोकल जो कैप्टन्स थे इनकी पावर इंक्रीज़ होने लगी। क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट तो एक जगह रहेगा, कहीं पे भी रहेगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट तो एक जगह रहेगा। तो इससे कारण इनकी जो कैप्टन्स की इनकी पावर इंक्रीज़ होने लगी, ठीक है। तो ये था। और जो विदोर द फजेंदा था, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो विदोर द फजेंदा था, वो रिस्पॉन्सिबल होता था रेवेन्यूज़ के लिए, कार्गोज़ के लिए और डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके का इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। हम जानेंगे कि पोर्चुगीज़ ने रिलीजियस पॉलिसी क्या अपनाई। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें अकबर और जहांगीर भी आ जाते हैं। तो चलो उसको पढ़ते हैं। टॉपिक रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया। तो मेन जो अगर वो ट्रेड के लिए अगर इंडिया आए थे तो इसके लिए भी इंडिया आए थे। पोर्चुगीज़ जब इंडिया में आए थे तो उनका एक रिलीजियस एंगल भी था कि वो अपनी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे। तो बहुत ही इंटॉलरेंट थे टुवर्ड्स मुस्लिम्स, टुवर्ड्स अदर रिलीजियस सेक्ट। बट जब वो पहली बार इंडिया में आए थे, जब शुरुआत में जब इंडिया में आए तब टॉलरेंट थे इंडियन की तरफ, हिंदूज़ की तरफ, हमारे जो उस समय के थे तो हिंदूज़ की तरफ टॉलरेंट थे। बट मुस्लिम तो
परसिक्यूट कर रहे थे उनको पूरी तरीके से। और हिंदूज़ के लिए भी कुछ समय तक टॉलरेंट रहे। उसके बाद जब उन्होंने गोवा कैप्चर कर लिया तो उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया और ये हिंदू को भी परसिक्यूट करने लगे। इनका बस ये मानना था जितने भी लोग आए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले चाहा कि जो मुग़ल एम्परर है तब अकबर था उसको ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लें। इसलिए जब इंडिया में इनके जो फादर्स हैं, जो जीसस हैं पहुँचे तो उन्होंने उनको अकबर की कोर्ट में भेजा। अकबर के जब कोर्ट में गए तो उन्होंने इस तरीके से उस थियोलॉजी नरेट करी, इस तरीके से अपने रिलीजन के बारे में नरेट किया कि अकबर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। और क्योंकि अकबर को ऑलरेडी थियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, तो इसलिए ये अकबर को इम्प्रेस कर पाए। जीसस जो उस समय के थे गए थे। अब ये चाहते थे कि अकबर कन्वर्ट हो जाए। अकबर को भी इंटरेस्ट था तो इन्होंने 3 एक्सपीडिशंस किए टू अकबर्स कोर्ट। पहला इन्होंने सितंबर 1579 में किया, दूसरा इन्होंने 1590 में किया और तीसरा इन्होंने 1595 में किया। अकबर ने लेटर भेजा जो गोवा में इनकी इस्टेब्लिशमेंट थी उनको कि आप 2 फादर भेजिए, 2 अपने जो एक्सपर्ट है रिलीजन के वो भेजिए, हम मतलब रिलीजन के बारे में जानना चाहते हैं। तो उस समय रुडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोसेरेट को गोवन जो अथॉरिटी थी उन्होंने भेजा अकबर के कोर्ट में। तो ये जब पहुँचे तो फतेहपुर सीकरी में जब अकबर वहाँ बैठता था तो अकबर ने जो बहुत ही अच्छे से इनको वेलकम किया, इनका ग्रैंड वेलकम हुआ। और इनको उन्होंने सोचा कि अकबर ने हमें इतना ग्रैंड वेलकम किया तो अकबर का कुछ तो इंटरेस्ट होगा, ज़रूर कन्वर्ट होना चाहता, बट इनका कुछ दाल गरी नहीं और अकबर ने इन्होंने 1583 में इनको वापस भेज दिया। बड़ी चिंता में कि फिर से अकबर कैसे कन्वर्ट हो, यार कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना। अकबर ने फिर इनको लालच दिया फिर बुलाया 1590 में। अब सोचा हाँ क्या पता अकबर कन्वर्ट हो जाए। इन्होंने बड़े पैतरे आजमाइए कि अकबर फिर भी कन्वर्ट नहीं हो। 1592 में अकबर ने फिर से इनको वापस भेज दिया। ठीक है, फिर 1595 में फिर से एक्सपीडिशन हुआ। अकबर ने फिर 2 लोगों को बुलाया। तो इस समय फादर जेरोम ज़ेवियर और इमैनुअल पिन्हारो है। अब इनको वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट मिल गई। कहाँ पे? लाहौर में, जहाँ पे देन कैपिटल था मुगल्स का। परमानेंट सेटलमेंट मिल गई और ये वहाँ की सेक्युलर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगी, जिसके कारण वहाँ के जो मुस्लिम पीर थे उनको इनसे बहुत ही नाराज़गी होने लगी। और अकबर तो बोलते हैं, एंड आई डोंट नो अबाउट हिम इन अ सच अ गुड मैनर, कि अकबर भी इनको उतनी ही इम्पोर्टेंस देने लगा। तो जो अदर मुस्लिम सेक्स के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा इनसे एसोसिएट हो गए। ठीक है, तो ये था उनके 3 एक्सपीडिशन के बारे में। तो उनको 1593 में परमानेंट वहाँ पे मिल गया। फिर जब अकबर वापस जाता है तो जहांगीर पावर में आता है। कौन आता है? जहांगीर पावर में। जब जहांगीर, उन्होंने कहा चलो अकबर नहीं कन्वर्ट हुआ, जहांगीर को तो हम कर ही देंगे, है ना। बट जहांगीर ने जब गद्दी पे बैठा तो इनको बिल्कुल भी भाव देना तो छोड़ो, की तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। जहांगीर ने बिल्कुल इनको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। अब ये बड़े परेशान, हाय हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। तो क्या हुआ, करते रहे पैतरे अजमाए। तो जहांगीर ने इनको इतना असॉल्ट भी नहीं किया कि इनको निकाल दिया होगा। जहांगीर ने इनसे बोला कि जो इनका चर्च था लाहौर में उसको रिटेन करने के लिए अलाउ कर दिया। उसमें जो कॉलेजियम था उनका प्रीस्ट का, उसको भी कहा कि तुम लाहौर में जो चर्च है तुम्हारा वो रह सकता है, हम हटा नहीं रहे, और तुम्हारा जो कॉलेजियम है प्रीस्ट का वो भी तुम्हारा लाहौर में रह सकता है। तो उनको अलाउ कर दिया रिटेन कर ली। फिर उन्होंने 16 उनकी थोड़ी मतलब अब जहांगीर की थोड़ी इनकी तरफ झुकाव हो भी गया था। तो जब उन्होंने 1608 में खुले आम आगरा में बैप्टिज़्म कैरिड आउट किया, जिसमें 28 लोग को बैप्टिज्म किया। क्या होता है बैप्टिज़्म? इनका एक होली रिचुअल मानते हैं कि इनको कुछ पानी सा होता है, उसमें लोगों को डुबाते हैं और एक से कहते हैं कि जब किसी भी इनके जो रिलीजन में कोई आता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और सारे जो सिन होते हैं वो निकल जाते हैं, और इनको मतलब अडॉप्शन ऑफ देयर पीपल इन देयर रिलीजन, इसको बैप्टिज़्म बोलते हैं इनके यहाँ पे। तो ये इन्होंने कैरिड आउट किया।
तो मतलब कि कितने पागल थे कि किसी भी मुग़ल एम्परर को उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, कि जब मौका मिला तब पहुंच गए, लेकिन कोई भी इनका राजा कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी में नहीं हुआ। तो ये था इनकी रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। और हिंदूज़ की तरफ ये बहुत ही ज़्यादा प्रोसिक्यूटेड थे। ये मत सोचना कि हिंदूज़ को बहुत ही लाइक करते थे, बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। ये लोग हिंदूज़ को भी और मुस्लिम्स को भी जो दैन थे उन दोनों को बराबर मानते थे। उनको उतना ही प्रोसिक्यूट किया है जितना अरब्स को किया था। तो मतलब सभी लोगों को उन्होंने इक्वली प्रोसिक्यूट किया और सबको चाहते थे कि बस कन्वर्ट हो जाए। मतलब एक था इनका ट्रेड करो और दूसरा कन्वर्ट करो, दो था इनका, कन्वर्ट करो ट्रेड करो। ये दो इनकी रिलीजियस जील ये थी, कन्वर्ट करो और ट्रेड करो। तो पोर्चुगीज़ का ये एंगल था। अब जहांगीर ने इनको दे तो दिया, जहांगीर ने इनको पावर दे तो दी कि चलो तुम बैप्टिज़म कैरी आउट खुलेआम कर रहे हो, जैसे पोर्चुगल में करते हैं वैसे सेम बैप्टिज़म यहाँ पे कैरी आउट कर रहे हैं आगरा में। और लाहौर के भी जो चर्च है उनको रिटेन करने के लिए दे दिया। लेकिन इनके जो गवर्नर्स थे उन्होंने नाराज़ कर दिया इसको। तो वो हम देखेंगे कि क्या हुआ, पोर्चुगीज़ के गवर्नर ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको बहुत ही मुश्किल आ गई। इनके जो फादर्स थे, इनके जीसस थे, इनको मुश्किल आ गई और इनको फेवर जो मिले थे वो लूज़ कर दिए इन्होंने। और क्या हुआ कि डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज़ हो गया और ब्रिटिश इंडिया ऊपर पहुंच गई। और क्या था सिग्निफिकेंस पोर्चुगीज़ का इंडिया में, उन्होंने इंडिया को उन्हें कुछ दिया भी है कि सारा लेके ही गए और हमें मार धार करके ही गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो था और इसको आप स्पेक्ट्रम से रीड कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। तो बाकी सारा टॉपिक हम कल करेंगे, तो अगले वीडियो में ज़रूर आइएगा, ज़रूर बने रहिएगा। नीचे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के लिंक दिए गए हैं, उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए ये टॉपिक, क्योंकि अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये, आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे कि पूरा अपना इंडिया इंडिपेंडेंट अपन कवर करेंगे ऐसे ही वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।